ड्राइवर कहाँ रह गए हैं सबके सब? नक्श भी दिखाई नहीं दे रहा है। काम के वक्त पता नहीं कहाँ मर जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक और बार संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका, वो मैं कल गया था रमनीक भाई ज्वेलर्स के पास। उन्होंने कहा कि सेट अभी रेडी नहीं है, शायद 1-2 दिन और लग जाएंगे उसे रेडी होने में। तो मैं उसके मैम, आई एम सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। कोई भी काम तुम लोगों से एक बारी में क्यों नहीं होता? पूरा दिन बस टाइम पास करते रहते हो। मजाले एक काम तुम लोग पूरा कर दो, बस बहाने बनाने आते हैं। सबके सब एक जैसे कामचोर। ये कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। सॉरी, माय फुट। ये कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श अनिका की मदद करने के इरादे से बोला, लाओ अनिका, मैं बैग ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठाकर ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया और नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से निकल गई। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी। जाहिर सी बात है, अनिका वो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी। जैसे ही ये ख्याल नक्श को आया, वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाई और अनिका के पीछे भागा। अनिका किसी से फोन पर बात करती हुई हॉल से बाहर जा रही थी। अनिका! जब हड़बड़ाते हुए नक्श तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजिन भाग्या की नजर उस पर पड़ी और इविल स्माइल के साथ उसने नक्श के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नक्श ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधा जाकर अनिका की माँ चित्रा से टकरा गया, जो हाथ में ग्रीन टी लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी। नक्श की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर फैल गई थी। ये देखते ही नक्श के होश उड़ गए और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया? दूसरी तरफ नक्श चित्रा के गुस्से से पूरी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सो सॉरी। वो एक्चुअली अनिका अपनी फाइल भूल गई थी और मैं उसे देने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से आप बीच में आ गई और सॉरी। अच्छा, तो मैं साहबजादे के बीच में आ गई? हमें पर मारी भूल छे, हाँ? देख के नहीं चल सकता है, अखी सारी खराब करी नखी। भाग्या को एक और मौका मिल गया। बड़ी माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। आप ठीक तो है ना बड़ी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है ना। हूँ ठीक छू, डॉक्टर की जरूरत न थी। इस ठंडे आदमी ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। बड़ी माँ, ये तो एक्सक्लूसिव कलेक्शन की है। हाँ। एक तरफ भाग्या बात का बतंगड़ बना रही थी तो दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा। अनिका, वो फाइल भूल गई थी तुम। अनिका नक्श को देखे बिना ही घर से बाहर निकल गई। बस अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। ये है जावेरी परिवार का घर। सूरत की बड़ी बिजनेस फैमिलीज में से एक है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता है और कई जॉइंट फैमिलीज की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे का ही है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती है और गलती चाहे हो या ना हो, इल्जाम हमेशा इस परिवार के दामाद यानी नक्श के सर पर ही आता है। पर नक्श ने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया। हर सुबह किसी और की गलती को अपने सिर लेकर मुस्कुराते हुए वो अपने काम में लग जाता है। बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं होता है तुमसे। अब क्या चलना भी हमें सिखाना पड़ेगा? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। तेरे काका ने क्या सोच के अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दिया था? अरे हमारे तो भाग ही फूट गए। जब से घर दामाद बन के आया है, हमारी छाती पे मूंग डल रहा है ये।
तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भविष्य खतरे में। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतने बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की बागडोर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हे माँ, ये भानुशाली ग्रुप तो सूरत का ही नहीं बल्कि आखिर गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। अरे इनके साथ ऐसे कैसे हो गया? हम लोग तो इनके साथ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहे थे। बड़ी माँ, आप परेशान क्यों हो रहे हो? हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छा साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके सीईओ के साथ डील कर लेनी चाहिए। यही सब सोचते हुए नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। तभी नक्श की नजर अनिका के पिता रसिक जावेरी की एक तस्वीर पर पड़ी। गुरुजी, देख रहे हैं ना आप, आपके एक वादे के चक्कर में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में। आपने तो बाप का फर्ज निभा दिया, अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर, लेकिन अब झेलना मुझे पड़ रहा है। खैर, मैं भी ढीठ हूं, हार नहीं मानूंगा। आपकी बीवी चित्रा, उसको तो हंसते हंसते सह लूंगा मैं, पर मेरा मकसद है आपकी बेटी अनिका, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना। आप फिक्र मत कीजिए, एक ना एक दिन अनिका के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। एक तरफ नक्श अपने गुरुजी से बात करने में लगा था, तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल जो बेड पर साइलेंट मोड पर था, वो लगातार वाइब्रेट कर रहा था। मगर नक्श तो अपने ही ख्यालों में गुम था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वो बाथरूम में शावर लेने चला गया। नक्श इस बात से अनजान था कि उसके फोन पर किसका कॉल आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बस नक्श को फोन उठाने की देर थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। नक्श बेटा, प्लीज फोन उठा लो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरा फोन उठा लो, सिर्फ एक बार बात कर लो। वाह, 2.5 साल के बाद आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है इन लोगों को। वाकई बहुत अजीब दिन है आज का। अभी नक्श उन मैसेजेस के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसी नंबर से एक बार और कॉल आया। हेलो। कुछ देर तक फोन के दोनों एंड पर सन्नाटा बना रहा। हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वो बुढ़ा आदमी थोड़ा सा पकाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। अच्छा, तो मेरी याद आने में आपको पूरे 2.5 साल लग गए। इतनी याद आती है आपको मेरी? नक्श का टॉन्ट सुनकर वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे, पिछले 2.5 साल में न जाने मैंने कितनी बार तुम्हें याद किया। तुम्हारी तस्वीर के सामने रोज रो रो करके अपने आप को कोसता रहा बेटा। मुझसे है इतनी बड़ी गलती हुई तो क्यों हुई? मेरे सामने ये अन्याय हुआ बेटा और मैं कुछ नहीं कर पाया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। पता चला मुझे जो कुछ भी खबरें मार्केट में चल रही हैं आपकी कंपनी को लेकर। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। बेटा, मैंने काम की बात करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया है बेटा, मैंने तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूँ बेटा। मैं जानता हूँ कि कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो तुम अपने दिल पे नहीं लेते, तुम अपने मन में कोई पैर नहीं पालते बेटा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या है ना यशवर्धन जी, कुछ लोग बड़े दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, लेकिन आप ठहरे यशवर्धन जी, आप ये गलती कैसे करोगे? सही कह रहा हूं ना मैं? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे
कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए आप लोगों को माफ करके मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन हाँ, मैं उन सब बातों को कभी भुला नहीं पाया हूं, ना भुला सकता। इसीलिए मुझे आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। यशवर्धन जी, मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं। क्यों आप मुझे उस पुरानी जगह पे ले जाना चाह रहे हैं जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिला है? क्या तेरा दिल नहीं करता मुझसे मिलने को, मुझे देखने को? एक बार मिलने में, सिर्फ एक बार। तो फिर न जाने जिंदगी के इतने साल पूरे कर लिए हैं, आगे रहूंगा भी या नहीं। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वो पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था, पर निर्दयी नहीं। एक बार, बस आखिरी बार। नक्श की बात सुनकर जैसे यशवर्धन की उम्मीदें दोबारा जाग उठी। ब्लेस यू बेटा, मैं कल तेरी फेवरेट डिश बनवा के रखूंगा। उस सब की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग घर पे नहीं मिलेंगे, हम लोग ऑफिस में मिलेंगे बिना ताम झाम के। मैं गाड़ी भेज दूंगा बेटा, तू आ रहा है ना? वैसे तो यशवर्धन को नक्श का अंदाज पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यशवर्धन को नक्श की बहुत जरूरत थी, और यही वजह थी कि वो नक्श की सारी बातें मान भी रहे थे। मैंने कहा ना, उन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहां पर है। मैं पहुंच जाऊंगा। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था। तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोच सोच कर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल जानने की कोशिश की। ऐसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि ये घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। आप पागल निशु थी मुझे। इसके ऊपर कोई माता वाता तो नहीं आ गई है? नक्श के हंसने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। नक्श ने ऐसा क्या देख लिया था? आखिर नक्श इतना क्यों फड़फड़ा रहा था? उसके हंसने के पीछे का राज क्या था? यशवर्धन को 2.5 साल बाद नक्श की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकता था? अगर हाँ, तो क्या नक्श बचाने वाला था? यशवर्धन और नक्श की मीटिंग में क्या होगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।